विजेताओं को मेरा सलाम। नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। आज संसदीय प्रक्रिया की तीसरी क्लास में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसी खास चीज़ें जो संसद के अंदर होती हैं। ये हमारी संसदीय प्रक्रिया की तीसरी क्लास है। बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आप लोग यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेन पेंसिल लेकर बैठें, सारी चीज़ों को नोट करें, याद करें और फिर देखें आपको कितना आनंद आता है संविधान पढ़ने में और नवनिर्माण में जीके पढ़ने में। देखिए यहाँ से मैंने हेडिंग वाइज बनाया है चीज़ों को। प्रश्नकाल, फिर है तारांकिक प्रश्न क्या होते हैं, फिर है अतारांकिक प्रश्न क्या होते हैं, फिर अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं, फिर पूरक प्रश्न क्या होते हैं, फिर आधे घंटे की चर्चा क्या होती है, फिर शून्यकाल क्या होता है और इसके बाद कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग बात करेंगे। लगभग 12 ऐसे प्रश्न जो पेपर में आए हैं और निरंतर आते रहते हैं। तो देखिए पहली चीज़ पर आते हैं। हो सकता है आपको यहाँ से नज़र ना रहा हो ठीक से, थोड़ा उजाले की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट की बात है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो पहली हेडिंग है, जिस बात पर हमें पहली चर्चा करनी है, पहली जो बात है वो ये है प्रश्नकाल क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल एक ऐसा समय होता है संसद के दोनों सदनों के अंदर, ऐसा समय होता है जिसमें केवल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात सबसे पहली बात है कि संसद के दोनों सदनों में होता है, संसद के दोनों सदनों में होता है। इसका मतलब संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्नकाल राज्यसभा में भी होता है, प्रश्नकाल लोकसभा में भी होता है। दूसरी बात, 11 बजे से 12 बजे के बीच ये 1 घंटे का होता है प्रश्नकाल। इसमें लोक महत्व के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न, लोक महत्व के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको सुनते में आपको ऐसा लग रहा होगा प्रश्न कौन पूछता है और प्रश्न किससे पूछे जाते हैं। याद रखना है, प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन लोगों से पूछे जाते हैं जो सरकार में हैं, जिनके मंत्री हैं, जो कानून बनाते हैं। तो सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछता कौन है? विपक्षी दल पूछते हैं। जो लोग सरकार से बाहर हैं, जो लोग उन पार्टियों के नहीं है जिनकी सरकार है, वो लोग मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न कहलाते हैं वही प्रश्नकाल के दौरान ये लोग प्रश्न पूछते हैं और मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली बात देखते हैं। तो लोक महत्व के राष्ट्रीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। और तो इसकी जो प्रक्रिया है इंग्लैंड में हुई थी। तो याद रखना है आपको, सन 1721 में इस तरह के प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया है इंग्लैंड में हुई थी। आपको याद होगा, ये तो पता होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो 1721 में इंग्लैंड में ऐसे प्रश्न पूछने का प्रारंभ हुआ, परंतु भारत में सन 1892 में एक अधिनियम पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। एक शासनादेश पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1892 में। और तो 1892 में अंग्रेजों ने भारतीयों को इस तरीके के लोक महत्व के प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था। इसका मतलब है कि वहाँ की जो सभाएं थी उनमें लोक महत्व के प्रश्न पूछे जा सकते थे। तो भारत में पहली बार इस तरह के प्रश्न पूछने का जो अधिकार मिला 1892 में मिला था। तब से निरंतर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब भी लोकसभा एवं राज्यसभा में लोक महत्व के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 11 बजे से 12 बजे तक पूछे जाते हैं। दोनों सदनों में अलग अलग बैठकों में पूछे जाते हैं। और आपको याद रखना है, जो संसद की सत्र शुरू होते हैं, संसद की जो बैठकें शुरू होती हैं वो 11 बजे ही शुरू होती है। तो इसका उत्तर ये और हो गया कि बैठकों का जो सबसे पहला घंटा होता है 11 बजे से 12 बजे तक का, उसी घंटे के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नकाल के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
तो मित्रों, अगर आपको कोई दिक्कत है, समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार आप लिख के भेजिएगा और कमेंट करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगली चीज़ हम लोगों को करनी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न काल के अंदर पूछे जाते हैं प्रश्न। तो ये प्रश्न ही कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए। तो पहले प्रकार का प्रश्न होता है तारांकिक प्रश्न, जो कि आपको हेडिंग में दिखाई दे रहा होगा। तारांकिक प्रश्न, तारांकिक प्रश्न की बात हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, तारांकिक प्रश्न की बात हम लोग कर रहे हैं। तारांकिक प्रश्न, तो तारांकिक प्रश्न की मामला है पूछने वाला जिस प्रश्न पर एक तारा बना देता है, एक तारा बना देता है, उसी प्रश्न को तारांकिक प्रश्न कहते हैं, जिस पर तारा बना देता है। ऐसे ही जैसे प्रश्न पूछा तो क्वेश्चन, और यहाँ पे वो इस तरह का एक तारा बना देता है। ये तारा इसको अलग करता है अन्य एक जो पूछने वाले होते हैं, प्रश्न पूछने वाले होते हैं, वो प्रश्न पूछने वाले पहले प्रश्नों की एक लिस्ट देते हैं सदन के अंदर, और उनके प्रश्नों का जब उत्तर संबंधित मंत्री देता है, यदि प्रश्न रेलवे मंत्रालय के बारे में या रेल के बारे में पूछा गया है तो उसका जवाब रेलवे मंत्री देंगे, यदि विदेश नीति के बारे में पूछा गया है तो विदेश मंत्री देंगे, यदि रक्षा के बारे में पूछा गया है तो रक्षा मंत्री देंगे। इसलिए आवश्यक होता है कि जो प्रश्न पूछने वाला है वो प्रश्नों को लिख कर देता है। तो जो प्रश्न लिख कर देता है, कुछ प्रश्नों पर वह तारा अंकित कर देता है, तारा बना देता है, जिन्हें तारांकिक प्रश्न कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पूछने वाला जिन प्रश्नों पर एक तारा बना देता है उन्हें तारांकिक प्रश्न कहते हैं। एक और जो दूसरी बात है तारांकिक प्रश्न के बारे में, वो ये है कि तारांकिक प्रश्न का जो उत्तर है वो तुरंत देना होता है और मौखिक देना होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर उत्तर तुरंत देना होता है, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तारा बनाने से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तारा उत्तर तुरंत देता है और मौखिक उत्तर दिया जाता है इनका, लिखित में उत्तर नहीं दिया जाता, मौखिक उत्तर दिया जाता है। याद रखना, कौन देता है? मंत्री देता है। पूछता कौन है? विपक्षी पार्टी के नेता पूछते हैं जो सरकार में नहीं है। मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उत्तर तुरंत दिया जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है। अगली बात कि प्रश्नों की लिस्ट तो दे दी, ये अब इन प्रश्नों के संबंध में भी यदि उत्तर समझ में नहीं आया है जो मंत्री ने दिया है, तो उन उत्तरों के संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। तो इनके विषय में अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आता है ये प्रश्न। इनके विषय में अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये हो गया, इनके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। अब बात होती है कि क्या जो प्रश्न पर तारा बनाया गया है, जिसका उत्तर मौखिक देना होगा, क्या वाकई में वो प्रश्न मौखिक उत्तर देने लायक है? इसका मतलब ये हुआ कि सदन में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो ये निर्धारित करता है कि प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाना चाहिए या लिखित दिया जाना चाहिए। तो जिन प्रश्नों के उत्तर लिखित दिए जाते हैं, ना तो वो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर तुरंत दिया जाना चाहिए, और ना ही ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मौखिक दे सकें। अर्थात मौखिक उत्तर उन्हीं प्रश्नों के दिए जा सकते हैं जो प्रश्न बहुत छोटे होते हैं। यदि वो प्रश्न बड़े हैं तो उनके उत्तर मौखिक नहीं दिए जा सकते। इसलिए कोई प्रश्न मौखिक है, कोई प्रश्न तारांकिक है अथवा तारांकिक नहीं है, यह निर्णय उस सदन के पीठासीन अधिकारी करते हैं। तो जैसे लोकसभा में पीठासीन अधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, और राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी
राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो यदि प्रश्न को लोकसभा में पूछा गया है तो लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि उस समय अध्यक्षता कर रहे हैं, हो सकता है उपाध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे हो, क्योंकि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं, और राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। तो जो भी पीठासीन अधिकारी हैं वो इस बात का निर्णय करते हैं कि प्रश्न तारांकिक है या अतारांकिक है। ठीक है, तो तारांकिक होने या अतारांकिक होने की निर्णय कौन करता है? निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी, ये मैंने बताया पीठासीन अधिकारी करते हैं। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, लोकसभा में पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, तथा राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलिए यहाँ से आगे करते हैं। ये तारांकिक प्रश्न तो खत्म हो गया, अब हम लिखते हैं अतारांकिक प्रश्न के बारे में। अतारांकिक प्रश्न के बारे में, तो ये तो बात हो गई तारांकिक प्रश्न है या अतारांकिक प्रश्न है, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करते हैं। तो अब देखिए, पूछने वाला जिस प्रश्न पर एक तारा बना दे, जिस प्रश्न पर तारा नहीं बनाता है, जिस प्रश्न पर तारा नहीं बनाता है उसे अतारांकिक प्रश्न कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखित में दिया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर लिखित में दिया जाता है, लिखित में दिया जाता है। क्या इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? क्या इस पर संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है यदि कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई है या अधूरा रह गया है तो वो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो अतारांकिक प्रश्न होते हैं इन पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा आपको समझना है। इसका उत्तर लिखित में दिया जाता है और पूछने वाला इन पर तारा नहीं बनाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात खत्म हो गई, इसको छोड़ते हैं। अब अगली बात करते हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होते हैं अल्प सूचना प्रश्न। तो अल्प सूचना प्रश्न का मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने अभी बताया कि जो पूछने वाला है वो प्रश्नों को लिखित में देता है, लेकिन अल्प सूचना प्रश्न ऐसे होते हैं कि यदि कोई ऐसा विषय उठाया है जिस पर प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है और उनके उत्तर देना बहुत आवश्यक है, तो उन प्रश्नों को बिना पूर्व सूचना के दे दिया जाता है, उन्हें अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनका संबंध लोक महत्व के तत्कालिक विषय से होता है। अल्प सूचना प्रश्न की परिभाषा में बता रहा हूं, इनका संबंध लोक महत्व के तात्कालिक मुद्दे से होता है, तात्कालिक मुद्दे से होता है। अर्थात कोई ऐसा मुद्दा उठाया है अचानक से जिस पर बात होनी चाहिए और यदि उसको पहले देर हो जाएगी तो उसमें दिक्कत होगी, उस पर जल्दी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए इन प्रश्नों को, लोक महत्व के प्रश्नों को अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है, कम सूचना वाले। और इनका उत्तर कैसे दिया जाता है? इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है, याद रखना है आपको। इन प्रश्नों का उत्तर तुरंत दिया जाता है तथा मौखिक दिया जाता है। अगली बात देखते हैं पूरक प्रश्न। देखिए, पूरक प्रश्न कैसे होते हैं? मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को स्पष्ट कराने के लिए, ठीक है, देखिए, मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को स्पष्ट कराने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अनुपूरक या पूरक प्रश्न कहते हैं। आगे देखिए, ये बात खत्म हो गई, मिटा देते हैं इसे। अब है आधे घंटे की चर्चा। देखिए, ये आधे घंटे की जो चर्चा होती है ये
5 बजे से 5:30 बजे तक होती है दोनों सदनों में। तो पहली बात हो गई, 5 बजे से 5:30 बजे तक का समय उसके लिए रखा जाता है। केवल आधे घंटे की चर्चा होती है, 5 से 5:30 बजे तक का समय रखा जाता है। तो इसमें तारांकिक प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न या अल्प सूचना प्रश्नों पर यदि चर्चा होना आवश्यक है और चीज़ें उनमें अस्पष्ट रह गई हैं तो उन चीज़ों को स्पष्ट कराने के लिए यहाँ पर ये चर्चा की जाती है। तो मैं बता देता हूँ, आप समझ लेना कि दूसरी बात और क्या समझनी है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, पूछे गए प्रश्नों में यदि कोई अस्पष्ट बात रह गई है तो उस पर चर्चा करके स्पष्ट किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो संसद के बारे में जरूरी हैं जाननी, स्पष्ट किया जाता है। तो ये बात होगी, आधे घंटे की चर्चा 5 बजे से 5:30 बजे तक होती है, संसद के दोनों सदनों में होती है। देखिए यहाँ पर इसे मिटा देते हैं, उम्मीद है आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। तो देखिए अगली चीज़ है शून्यकाल। नीचे जो अंतिम हेडिंग है आपकी क्लास के बारे में, ये लिखा हुआ है शून्यकाल। तो अब हम बताते हैं शून्यकाल के बारे में, क्या होता है शून्यकाल। देखिए शून्यकाल के बारे में, शून्यकाल, ठीक है, मैंने बताया था कि संसद के अंदर दोनों सदनों में जो कार्यवाही शुरू होती है वो 11 बजे शुरू होती है। 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का समय प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल के बाद का तुरंत का 1 घंटा अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। तो शून्यकाल क्या, गौर से समझिए, क्या होता है। प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा शून्यकाल कहलाता है, के बाद का 1 घंटा। दूसरी बात, ये 12 बजे से 1 बजे तक होता है। शून्यकाल जो है 12 बजे से 1 बजे तक होता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। पहले याद रखना है, बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न प्रश्न पूछे, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, इसको एक और नाम दिया जाता है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर काल भी कहते हैं इसको, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं। और मैक्सिमम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। और भारत में इसकी शुरुआत 1962 से हुई प्रश्न काल की शुरुआत। और एक और बात याद रखनी है, जो प्रश्न काल है ये केवल भारत की देन है। इनमें से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए तारांकिक प्रश्न काल कब होता है, तारांकिक प्रश्न क्या होते हैं, पूरक प्रश्न क्या होते हैं, शून्य काल क्या होता है, इनमें से कितने बजे ये शुरू होते हैं संसद के अंदर। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे गए हैं अभी तक। मित्रों अब यहाँ पर देखिए, मैं इसे मिटा देता हूँ। मेरा अनुमान है आपको ये ठीक से समझ में आया होगा। तो यहाँ से आगे अब जो है मैं आपके साथ कुछ लगभग 10 से 12 प्रश्न डिस्कस करना चाहता हूँ। और जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो उस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप दे देना। तो पहला प्रश्न है, जो आज का पहला प्रश्न है, संसद के सत्र का स्थगन कौन करता है। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, सत्र का स्थगन करता है। तो जो भी लोग करता है, जो भी लोगों ने पहले हमारी वीडियोस देखी है तो आपको मालूम होगा स्थगन क्या होता है। स्थगन होता है
जो चर्चा चल रही है, जो बैठक चल रही है, जो सत्र चल रहा है, उसका अल्पकाल के लिए रोक देना, रेस्ट दे देना। तो इस रेस्ट को कौन देता है? तो याद रखना, जिस भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में प्रक्रिया चल रही है, वहां पे स्थगन किया गया है सत्र का, तो उसका स्थगन सत्र का पीठासीन अधिकारी करता है। तो कौन करेगा? लोकसभा में तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा, एलएस का मतलब है लोकसभा, लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति करते हैं। ये पहला प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न हो गया कि सत्र का स्थगन कौन करता है? सत्र का स्थगन जिस भी सदन में सत्र चल रहा है उसके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष ये काम करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष। और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति होते हैं। और ये चीज और लिख लेना अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हैं, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। याद रखना है, उपराष्ट्रपति। और एक होते हैं राज्यसभा में उपसभापति। तो सभापति तो होते हैं उपराष्ट्रपति, उपसभापति एक और व्यक्ति होता है जो कि राज्यसभा का ही सदस्य होता है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। बजट को संसद में किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2, बजट को संसद में किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो वीडियो को पॉज करिए और उत्तर लिख दीजिए, उससे पहले फिर जांच करना। तो इसका उत्तर जो होगा, उसका उत्तर होगा राष्ट्रपति की अनुमति से। बजट को संसद में राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 3, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? ये प्रश्न है। तो अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद है 368 में। और भाग कौन सा है? संविधान का भाग 20 में। जिसको नहीं पता है वो लिख लीजिए, और जिसको पता है वो उत्तर लिखकर भेजिए कि संसद जो संविधान संशोधन की बात है वो कौन से अनुच्छेद में की गई है संविधान के में। अगला प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? क्वेश्चन नंबर 4, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? क्वेश्चन है बजट, आप लिख लेना, बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो जिनको मालूम है वो लिखिए, वीडियो को पॉज करके मैं बताता हूँ और चेक करिएगा अपना आंसर। देखिए, जो मैं कहता हूँ ना कि आप उत्तर दीजिए मेरी बात का, तो आप उत्तर दिया करो। इस उत्तर देने से आपके जो दिमाग की नसें हैं ना वो खुलेंगी, वो पावरफुल हो जाएंगी, क्योंकि आप जवाब देंगे। ये कल्पना मत करना कि आप सही जवाब देंगे, बस आप इतना कल्पना करिए हमारे साथ पढ़ने में कि आपको जवाब देना है हमारी बातों का। तो आप उत्तर दीजिएगा प्लीज। तो बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है बजट का उल्लेख, लेकिन वहां पर बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप ये भी बताइएगा बजट शब्द, तो यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ इस बात को, और आप लिखकर बताइएगा इस संविधान के अंदर बजट के लिए कौन से शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा, कल वाली में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया था? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया था? क्वेश्चन नंबर 6, बजट सबसे पहले
बजट सबसे पहले पेश किया। तो बताइए किसने पेश किया, मैं बता देता हूँ। बजट सबसे पहले जेम्स विल्सन ने पेश किया था। जेम्स विल्सन, ये एक अंग्रेज था, इसने सबसे पहले बजट को पेश किया था। और किसके समय किया था, या ये भी लिख लेना, लॉर्ड कैनिंग के समय किया था। डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आया था। लॉर्ड कैनिंग के समय बजट की प्रक्रिया भारत में प्रारंभ हुई। सबसे पहला व्यक्ति था जिसने बजट पेश किया, उसका नाम था जेम्स विल्सन, लॉर्ड कैनिंग के समय। एक और प्रश्न आता है, भारत में बजट का प्रणेता, बजट का पिता किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा बजट का पिता जेम्स विल्सन को ही कहा जाता है। मित्रों ये सब चीज लिख लेना, ये पेपर की चीजें हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, धन विधेयक की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 7, धन विधेयक क्या है, ये कौन से अनुच्छेद में है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, उत्तर दीजिए जल्दी फटाफट, वीडियो में लिख दीजिए उत्तर। तो धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा है अनुच्छेद 110 में। तो फिर ये भी बताना धन विधेयक को कैसे पास किया जाता है, ये कौन से अनुच्छेद में है। धन विधेयक को संसद के अंदर पास करने की विधि, पारित करने की विधि कौन से अनुच्छेद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, ये भी बताना। एक प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। इसका निर्णय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। मैं दोबारा से ये एक बार और प्रश्न पूछ रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करिए और जिन लोगों को भी मालूम है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद में दिए हैं बताइएगा। लोकसभा के अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के उल्लेख के बारे में बताइएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं ये पूछना चाहता हूं कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 108। तो यहाँ पर कई प्रश्न उठते हैं कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो उत्तर है लोकसभा के अध्यक्ष। मैंने इसके बारे में भी लिखवाया है कि कौन से अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और मुझे लिखकर बताइए। अगला प्रश्न, यहां से अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, दोनों सदनों से पास होने के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। ये कौन से अनुच्छेद में है, मैं लिख देता हूं। अनुच्छेद 111 में इसका उल्लेख है कि दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर विचार करेंगे। ये बात का उल्लेख अनुच्छेद 111 में है। आगे बात है, अगला प्रश्न है राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। तो राज्यसभा के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसके आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या के आधार पर होता है। जिस राज्य की अधिक जनसंख्या है उसकी राज्यसभा में अधिक सदस्य जाएंगे, जिसकी कम जनसंख्या है उसकी राज्यसभा में कम सदस्य जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप मुझे ये और लिख के बताना
कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य हैं, और ये भी बताना कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां से बिता देते हैं इसे, 11 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्लास बस खत्म होने वाली है, 2-3 प्रश्न और हैं जिनको मैं लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका उत्तर है बेटा राज्यसभा का सदस्य। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति कहते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। बहुत बार ये प्रश्न आया है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस बात को। आगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? याद रखना है, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। 6 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। एक बार और याद रखना, राज्यसभा का जो चुनाव है वो हर 2 वर्ष में होता रहता है। याद रखना है, राज्यसभा का चुनाव हर 2 वर्ष में होता रहता है। क्यों? क्योंकि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य और 1/3 सदस्य, हर साल में 1/3 सदस्य चले जाते हैं। तो 6 होता है, 6 वर्ष होता है ना, 2 और 2 हो गया ना, 2, 2, 4 और 2, 6। तो 2 साल बाद ये चले जाएंगे, इनके 2 साल बाद ये चले जाएंगे, इनके 2 साल बाद ये चले जाएंगे। तो हर 2 साल में राज्यसभा का चुनाव होता रहता है। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन 13 है। एक क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? 15 क्वेश्चन करेंगे केवल। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा धन विधेयक, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो उत्तर क्या होगा इसका? कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। केवल 14 दिन के अंदर धन विधेयक यदि उन्होंने पेश नहीं किया, वापस नहीं किया, तो वह पास माना जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, राज्यसभा के विशेष अधिकार के विषय में 2 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के विशेष अधिकार। विशेष अधिकार का मतलब वो ऐसे अधिकार हैं जिन अधिकारों के बारे में लोकसभा को कोई मतलब नहीं है। तो विशेष अधिकार के अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो मुझसे पहले लिख दीजिए आप, यदि आपको मालूम है तो। पहला तो है 249। आप 249 के बारे में पूरी प्रक्रिया लिखिए एक बार। कई बच्चे हमारी बातों का जवाब देते रहते हैं, उन बच्चों से अनुरोध है कि इन सारी चीज़ों को लिख के बताओ। और एक है अनुच्छेद 312। तो यदि आप सिंसियरली पहली क्लासेस कर रहे हो तो अनुच्छेद 249 और 312 के बारे में उत्तर देकर बताना। आज की क्लास खत्म हुई। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं मित्रों। आप विजेता बनेंगे, क्योंकि एक दिन हर व्यक्ति को जीतना है। आपको इस बात में, इस फिलॉसफी में यकीन करना होगा। यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप पसीना बहाएंगे, ऐसे देखिए मुझे पसीना आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि आप पसीना बहाएंगे मेरी तरह, तो आप भी होशियार हो जाएंगे, आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी, और आप इसी वर्ष, इसी सेशन में का मतलब है 2022 तक जितनी वैकेंसीज आ रही हैं उनमें ही सेलेक्ट हो जाओगे। इस तरीके की भावना अपने दिल में रख के आप रोज पढ़ाई करो, रोज नोट्स बनाओ, रोज याद करो, रोज कोचिंग आओ। आप डेफिनेटली एक दिन विजेता बनेंगे। इसी बात पर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इतना सहयोग हमारा अवश्य करिए। आप देखेंगे एक दिन ये वीडियोज़
सामान्य वीडियोस नहीं है। आपको ये लग सकता है कि हम सामान्य काम कर रहे हैं, आप सामान्य काम कर रहे हैं, ये सामान्य काम नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य काम नहीं है। एक दिन आपको पता चलेगा कि ये बहुत असामान्य, बहुत विशिष्ट वीडियोस हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं, जितनी आसानी से और तसल्ली के साथ आप पढ़ रहे हैं, आपको याद हो रही होंगी चीज़ें। चलिए वीडियो खत्म करते हैं मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद।